नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर सचिवालय में बैठक की। मेले के सुचारू क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ नीति निर्धारण के लिए गठित समिति की समीक्षा की गई और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं और अब बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ अहम देखने को मिला और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? योगेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नीति निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया जिसमें समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 2027 में कुंभ मेले को लेकर बैठक हुई है। 2027 में कुंभ होने वाला है जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। सचिवालय में सीएम धामी ने अहम बैठक की और 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर चर्चा की गई है। मेले के सुचारू क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसी के साथ नीति निर्धारण के लिए समिति का गठन की गई जिसकी समीक्षा बैठक की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री निर्देशित करते नजर आए। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की। आपको बता दें कि 2027 में कुंभ होने वाला है जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर बैठक की गई है। हर एक पहलू पर चर्चा की गई। मेले के सुचारू क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। किस तरीके से मेले को किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री जारी करते हुए नजर आए। देहरादून से खबर आपको बताई जा रही है जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की जिस बैठक में 2027 में होने वाले महाकुंभ को लेकर चर्चा की गई है। सचिवालय में सीएम धामी ने इस बैठक में हिस्सा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 2027 में कुंभ होने वाला है, कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। मेले के सुचारू क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि नीति निर्धारण के लिए गठित समिति की भी समीक्षा की गई है। जो नीति निर्धारण के लिए समिति का गठन किया गया है उसकी भी समीक्षा की गई है कि किस तरीके से काम चलेगा, किस तरीके से क्रियान्वयन होगा। इसी के साथ व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जहां उत्तराखंड में देहरादून में सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई सारे अधिकारी, कई सारे मंत्री मौजूद रहे जहां मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। मेले के सुचारू क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। हमारे संवाददाता योगेश आर्य एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से मेले के क्रियान्वयन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, बैठक हो रही है, क्या कुछ देखने को मिला बैठक में? देखिए प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि देहरादून सचिवालय में सीएम धामी ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर बैठक की है और मेले में सुचारू क्रियान्वयन कैसे हो सके उस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही नीति निर्धारण के लिए भी समिति का गठन करने को और समीक्षा की गई है। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी उसमें किया गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए 2027 में कुंभ होना है प्रतिदिन, उसको लेकर के बैठक की जा रही है। तो सचिवालय में सीएम धामी खुद उसकी बैठक ले रहे हैं। तैयारियों का किस तरह से क्रियान्वयन करना है, मेले को सुचारू रूप से किस तरह से क्रियान्वयन करना है, तो तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है। नीति निर्धारण जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की हैं कि क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ 27 में मेला होने वाला है उसको लेकर बैठक चल रही है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा खुलासा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया में बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो नक्शा एमडीडीए ने पास किया था उस पर गरीबों के 2000 फ्लैट बनने की जगह अमीरों की कोठियां खड़ी हो रही हैं। उन्होंने इसे गरीब और बेघर मजदूरों के साथ धोखा करना बताया है। साथ ही एमडीडीए और सरकार पर 40 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए, आज से जब मैं सरमंत्री था मुझ पे एक व्यक्ति आया
एक पत्रकार के साथ आया था। उसने कहा साहब मैं 2000 फ्लैट बना रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जो लेबर सेस होता है वो एक साथ नहीं जमा कर सकता, इसको किस्तों में कर दो। मैंने 10 किस्तों में कर दिया उसको लेबर सेस। मैंने कहा यार गरीबों के लिए आवास बन रहा है तो धीरे धीरे जमा हो जाएगा। उस योजना का पूरा नक्शा पास, एमडीडीएस नक्शा पास हो गया 2000 फ्लैट का। प्रधानमंत्री आवास उत्तरा योजना करके कंपनी बन थी उस व्यक्ति की, उत्तरा योजना कंपनी। अभी मैं कुछ दिन पहले उस जगह पे गया तो मैंने सोचा ही 4-5 साल हो गए, वहां रेजिडेंस बन गए, गरीबों के लिए आवास बन गए होंगे। मैं वहां गया तो वहां आवास के बजाय वहां तो कोठियां बन रही हैं, प्लॉटिंग कर दी, वो सारी जमीन खुर्द-बुर्द कर दी और सरकारी जमीन भी जोड़ के उसमें खुर्द-बुर्द कर दी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा हो रही है कि 4 साल बाद इस सरकार की हालत बिगड़ सकती है, लेकिन मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर पूरे 5 साल पूरे करेगी। उन्होंने दावा किया कि सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी न सिर्फ कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि तीसरी बार भी प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया सब करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। खटीमा और मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर जहां समस्त उत्तराखंड वासी उन शहीदों को याद कर रहे हैं, वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अलग राज्य उत्तराखंड बनाने के बाद भी क्या शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है? रिपोर्ट देखिए। पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 लोगों के शहीद होने के साथ ही 165 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और उसके बाद प्रदेशवासियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। खटीमा गोलीकांड से गुस्साए लोगों ने 2 सितंबर 1994 को मसूरी के झूलाघर पर लोग जुलूस लेकर प्रदेशवासी निकल पड़े, जहां पीएचसी और पुलिस ने गोलियां दाग दी। शांत फिजाओं वाले मसूरी में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए। उस गोलीकांड की भयानक तस्वीरें लोगों के चेहरे से ओझल नहीं हुई हैं। अपनी एवं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही में उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सजे हुए काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नजदीक से देखा। हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहां पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। हर साल 1 सितंबर और 2 सितंबर की तारीख पूरे प्रदेश के लिए एक दर्द बनकर आती है, जब लोगों के मन में उस दिन हुई भयानक घटना का मंजर दोबारा जीवंत होता है। उत्तराखंड राज्य प्रदेशवासियों को ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि कई लोगों की शहादत के बाद मिला है। हर साल इस दिन राज्य बनने की मांग पर शहीद हुए लोगों को याद किया जाता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, फिर प्रदेश की जनता सभी शहीदों को याद करते हैं।
लेकिन आज भी सवाल यही जिंदा है कि क्या आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बन पाया है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की सरकार मौजूदा वक्त में 2017 से प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी। सत्ता में बैठी बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के मुताबिक राज्य सरकार काम कर रही है और सपनों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन सरकार के दावों पर पहले भी विपक्ष के सवाल दागे गए थे। खटीमा और मसूरी राज्य आंदोलन की तारीखों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों स्थानों पर राज्य आंदोलन के दौरान हमारे आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलियां बरसाई गई और उसमें हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी जान की सर्वोच्च बाजी लगाई इस राज्य को बनाने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी खटीमा और मसूरी के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, लेकिन आज भी राज्य आंदोलनकारियों के सपने अधूरे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का मुद्दा हो, चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण पर आगे बढ़ने की बात हो, उसका लाभ जब तक शहीद परिवारों को, आंदोलनकारी परिवारों को नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई औचित्य भी नहीं है। और आज भी हमारे घर घर में बेरोजगारों की जो भारी भरकम फौज है वो शहीदों के सपनों को चकनाचूर करती हुई नजर आ रही है। आज भी हमारे पर्वतीय जनपद विकास की बाट जो रहे हैं। आज भी हमारी बेटियां सुरक्षा के लिए रात दिन आंदोलन के लिए बाध्य हैं। शहीदों के सपनों के उत्तराखंड की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को बहुत दृढ़ता से कदम बनाने की आवश्यकता है। शहीदों के सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए राज्य आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के उनके सपनों के उत्तराखंड की दिशा में नीतियां बनाने की आवश्यकता है। देखते हैं सरकार कब इस दिशा में कदम बढ़ाती है और शहीदों के सपनों का उत्तराखंड कब जो है इस राज्य की जनता को देखने को मिलेगा। ये तो एक बड़ा सवाल है ही। आरोपों की राजनीति के बीच कई सवाल हैं, जिसका जवाब राजनीति में आसान नहीं। इस बात से ना तो सत्ता पक्ष इनकार कर सकता है और ना ही विपक्ष के नेता। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी पहाड़ों से पलायन क्यों हो रहा है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज भी पहाड़ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। कई इलाकों में आजादी के बाद से अब तक सड़क तक नहीं पहुंच सकी है। कई इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की दिक्कतें हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, राज्य की जनता ने दोनों पार्टियों को मौका दिया, फिर किसी एक पर आरोप कहीं से भी सही नहीं है। सच तो ये है कि सियासत में जो दावे किए जाते हैं उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मकता फैलाने का काम करती है और इस बार प्रधानमंत्री की माताजी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे समाज के कई वर्गों में स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस तो हर सवाल को नकारात्मक दृष्टिकोण को ही खड़ा करती है। देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी के प्रति जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया गया उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समाज के अनेकों वर्गों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। और कल एक प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को ये सचेत करने के लिए प्रदर्शन था कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किसी भी, वो तो एक प्रधानमंत्री की माँ थी, मैं कहता महिला शक्ति के अपमान को लेकर हमने विषय को रखा था और एक मैसेज कल देहरादून के अंदर गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रानीखेत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑब्जर्वर रेहाना रियाज चिश्ती ने जिलाध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पीसीसी ऑब्जर्वर गोविंद सिंह कुंजवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत जिले के पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं एआईसीसी ऑब्जर्वर रेहाना रियाज ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सृजन संगठन अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के संगठनात्मक जिला रानीखेत का जिलाध्यक्ष चुनने को लेकर राय शुमारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है वो नगर क्षेत्र में जनता, छात्रों, अग्रिम संगठनों और तमाम लोगों से मिलकर 6 लोगों के नाम हाईकमान को भेजेंगे, जिसके बाद जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। वहीं देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बड़ा शर्मनाक था जब पूरे प्रदेश के साथ कांग्रेस के लोग अपने कार्यालय में खटीमा गोलीकांड की बरसी मना रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर हमला कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अभियान है संगठन सृजन अभियान। इसमें जिला लेवल पे सीनियर पर्यवेक्षकों को भेज रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उनके साथ में 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रदेश से भी जो नेता लोग हैं 3 वरिष्ठ उनको उस एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ में जोड़ा है और ताकि लोगों की राय मशवरा समझे और लोगों की चॉइस का कोई तोपा हुआ व्यक्ति ना हो। आम आदमी की चॉइस क्या है, आम कार्यकर्ता का चॉइस क्या है और मीडिया क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैसे होना चाहिए और जो सर्व समाज की क्या सोच है कि कैसे एक अध्यक्ष होना चाहिए जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे। इस सोच के साथ में कांग्रेस संगठन ने ऑल इंडिया कांग्रेस संगठन ने पर्यवेक्षकों को भेजा है। इधर आए हैं, सर्व समाज से मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, अग्रिम संगठनों से मिलेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे। उन सबकी राय से, उन सबकी सोच के अनुरूप जो है रिपोर्ट जाएगा। उसमें महिला का भी होएगा नाम, उसमें एससी का भी होएगा। जो वंचित या जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला है, किसी एक आदमी की चॉइस से कोई व्यक्ति बनता है, वो ना हो गए सबकी चॉइस से जो नाम निकल करके आते हैं, सबकी राय मशवरा से उसको बनाएंगे। प्रदेश खटीमा गोलीकांड की बरसी मना रहा था। लोग अपने शहीदों को याद कर रहे थे जिनके शहादत से इस राज्य का गठन हुआ। लेकिन उस दिन को भी भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को नहीं ढक सकी, ना छुपा सकी। उनकी नींव, उनकी शुरुआत ही हिंसा पे आधारित है और कल ये उनके कृत्य से परिलक्षित हो गया है। कांग्रेस के लोग खटीमा गोलीकांड की बरसी मना रहे थे। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया। ये सबको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं। इस समय तो नेट का जमाना, इंटरनेट के माध्यम से जल्दी खबरें आ जाती है। बिहार में जो हुआ वो सबको पता है कि बीजेपी के सदस्य थे, दोनों पकड़े गए और दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान थे जिन्होंने मोदी जी की मां को गाली दी। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की, ये सब जगह किया, क्योंकि बौखलाहट है। वोट चोरी की बात इतनी तेजी से जनता के बीच में पहुंच गई है और लोग समझ गए हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। उसकी बौखलाहट से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुकृत्य कल किया। कांग्रेस के लोगों ने माकूल जवाब दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नौजवान और युवतियों ने, कांग्रेस के साथियों ने उनको खदेड़ने का काम किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में स्वाला डेंजर जोन में आज सड़क खोलने के दौरान एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बुधवार को स्वाला डेंजर जोन में मशीनें सड़क खोलने के लिए लगी हुई थी, तभी अचानक पहाड़ी से भारी मलबा पोकलैंड मशीन के ऊपर गिर गया, जिसमें पोकलैंड मशीन दब गई। घटना में पोकलैंड ऑपरेटर को भी चोटें आई हैं, जिसकी किसी तरह पोकलैंड ऑपरेटर की जान बचाई गई। पोकलैंड को मलबे से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। एनएच आज छठे दिन भी लगातार बंद है। टिफन टॉप में राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही सुचारू है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। खबर आपको स्वाला डेंजर जोन से बताई जा रही है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां मलबा आने से पोकलैंड मशीन उसमें दब गई और ऑपरेटर को बाहर निकाला गया। उसे भी चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। इसी के चलते छठे दिन भी जो मोटर मार्ग है वो बंद रहा, अवरुद्ध रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि जो पोकलैंड में ऑपरेटर था उसे किसी तरीके से बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। स्वाला डेंजर जोन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां अचानक से पोकलैंड मशीन के ऊपर मलबा आकर गिर गया और इससे जो मशीन थी वो मलबे में दब गई और ऑपरेटर भी उस मशीन में फंस गया, लेकिन जैसे तैसे उसे बाहर निकाला गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, क्या कुछ स्थिति है और जो ऑपरेटर है उसकी क्या कुछ हालत अभी बनी हुई है?
जी मैं बताना जी। चाहूंगा, जो टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क है तो चंपावत जिले के सोला के पास पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी है। आज ऑल वेदर सड़क को बंद हुए 6वां दिन है। तो सड़क खोलने के लिए जो मशीनें लगी हुई थी, पोकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें, तो आज एक पोकलैंड मशीन पर पहाड़ी से जो मलबा आ गया, जिससे जो मशीन दब गई और जी। ऑपरेटर को किसी तरह, जो आसपास लोग थे, कर्मचारी थे, उनकी तरह ऑपरेटर को बाहर निकाला गया। ऑपरेटर को भी चोटें आई हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन फिलहाल सड़क बंद है और सड़क खोलने का कार्य प्रशासन के द्वारा लगातार जो है किया जा रहा है। लेकिन आज 6ठे दिन भी अभी तक ऑल वेदर सड़क नहीं खुल पाई है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ वहाँ मौसम की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अगर मौसम खराब होता है तो चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आज फिलहाल सुबह से बारिश नहीं हुई है, अगर जी। बारिश होती है, हालांकि आज भी ऑरेंज अलर्ट चंपावत जिले में किया गया, अगर बारिश होती है तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी वहां पर गौशाला में, क्योंकि काफी ज्यादा पानी सड़क पर वहां पर हो गया, कीचड़ हो गई और पहाड़ी से लगातार वहां पर मलबा आ रहा है। जी। तो जिस कारण जो ऑपरेटर लोग हैं, जो पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर हैं, जेसीबी में, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरा जो बढ़ गया है। तो लेकिन फिलहाल प्रयास तो करने हैं, जी। प्रयास जारी, क्योंकि आज 6ठा दिन है। तो काफी सावधानी पूर्वक जो वहाँ पर कार्य कराया जा रहा है। जो एसडीएम सदर है अनुराग आर्या खुद मौके पर मौजूद है। एनएच के अभियंता, अधिशासी अभियंता मौके पर मौजूद रह के सड़क को खुलवा रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है सोला पे फिलहाल काफी गंभीर है। 6ठा दिन है तो लोगों को अब जी। काफी दिक्कतें भी जो होने लगी हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद लक्ष्मण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के विकासखंड ज्योतिर्मठ मुख्यालय के ठीक सामने थैंक गांव के शीर्ष पर अवस्थित 13,000 फीट की ऊंचाई पर मध्य हिमालयी सोना शिखर घाटी में मौजूद चिनाब वैली खूबसूरत दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की अनछुई घाटी है। इसी चिनाब वैली ट्रैक को इस साल 2025-26 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस हिडन वैली ऑफ फ्लावर्स चिनाब घाटी ट्रैक को पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरत थैंक सोना शिखर वैली में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कालाडूंगी बोर नदी में बने शमशान घाट में टीन शेड और क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के लिए सभासदों ने विधायक भगत सिंह और डीएफओ रामनगर को ज्ञापन दिया है। सोमवार को बीजेपी मंडल महामंत्री हरीश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड मेंबरों ने विधायक बंशीधर भगत और डीएफओ रामनगर ध्रुव मरतोलिया को ज्ञापन देते हुए बताया कि शमशान घाट का रास्ता खराब होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बरसात में बारिश की वजह से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना हो रहा है। विधायक भगत सिंह और डीएफओ ध्रुव ने मार्ग ठीक करने के साथ टीन शेड डालने का आश्वासन दिया है। इस सभासदों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि कालाडूंग में एक पुराना शमशान घाट था जो पिछले 6-7 महीनों से जंगल सफारी बनने के कारण उसको बंद कर दिया गया और एक नया उसके बगल में 1 किलोमीटर जस्ट से ही नया शमशान घाट का रास्ता बनाया गया। लेकिन इस बारिश में उसका पूरा खस्ता हाल और पूरा रास्ता नहीं जाना और हमारा जो दाह संस्कार जो हिंदी रीति रिवाजों के साथ जो होता है जंगल में इसमें बौर नदी पे, तो वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचना। तो हरिद्वार तहसील के पास एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े सब्जी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।